हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है। ये पार्ट 1 है जिसमें कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जो कि लगभग पूरे चैप्टर को कवर करता है। ये पूरे चैप्टर की समरी भी आप कह सकते हैं इसको। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि अभी आपको स्टार्टिंग में ये फ्लो चार्ट समझ में उतना ना आए, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। वीडियो के कंप्लीशन के बाद आप दोबारा इस फ्लो चार्ट को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात कही कि ये जो फ्लो चार्ट है पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली जो है कवर करता है। तो आइए थोड़ा फ्लो चार्ट को जो है डिस्कस कर लेते हैं। और मेरा एक सजेशन और भी रहेगा, इस फ्लो चार्ट को स्टार्ट में जस्ट करने वालों एक और सजेशन मेरा ये है कि जिन बच्चों को सेट्स के बेसिक्स क्लियर नहीं है वो प्लेलिस्ट में जाके सेट्स के जो बेसिक्स के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 बना हुआ है उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। आपको इस चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट को। देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सेट्स का टॉपिक क्लियर है। देखिए, सेट्स, अगर हम सेट्स को समझते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की हम बात कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मीनिंग क्या है ये नेक्स्ट पेज पर मैंने समझाया हुआ है। तो सेट्स से बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अभी इसको डिस्कस किया हुआ है मैंने, अभी देखते हैं इसको। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स अगर एक बच्चा समझ जाता है तब वो रिलेशन की बात कर सकता है, क्योंकि रिलेशंस क्या होते हैं, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर जो सबसेट है, मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि सेट का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बहुत सारे ऐसे टर्म्स इस चैप्टर 2 में आएंगे जो कि आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए, सेट्स है, हम टू सेट्स को क्रॉस करेंगे तो हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मिलेगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का अगर हम एक सबसेट लिए, ये देखिए टू सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में एक सेट होता है, बस यहाँ पर एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। अब रिलेशन क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला है उसका आप सबसेट ले लीजिए कोई भी, वो रिलेशन कहलाएगा। That's the only condition said to be a relation। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, देखिए जितने सबसेट बन सकते हैं ए क्रॉस बी के उतने रिलेशन हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन क्या है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जितने सबसेट बन सकते हैं ए क्रॉस बी के उतने ही रिलेशंस हो जाएंगे। अब ए क्रॉस बी एक सेट है और किसी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। उस सेट में जितने एलिमेंट्स है अगर उसको 2 की पावर पे रख देते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू मिलती है उतने हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मिलते हैं और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी उतने हो जाएंगे। उसके बाद है फंक्शंस क्या हैं, ऑल दोज रिलेशंस। फंक्शंस रिलेशंस ही होते हैं लेकिन स्पेशल रिलेशंस होते हैं। ऑल दोज रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन विच प्री इमेज इज डिस्टिंक्ट फॉर ईच एंड एवरी डुप्लेट। ये डुप्लेट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, वो डुप्लेट में होते हैं। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वही तो जो है रिलेशंस में आएंगे, क्योंकि रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। और उन्हीं रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस को हम फंक्शंस कहेंगे, यानी फंक्शंस में भी जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे। अब कंडीशन क्या लगाइए कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो प्री इमेज है, ये इमेज है, ये इसकी प्री इमेज है। तो जो प्री इमेज है डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अगर इस तरह का आपके पास कोई रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे पूरे रिलेशन सेट में, तो वो रिलेशन जो है एक फंक्शन कहलाएगा। देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इस जब हम फंक्शन को समझ जाते हैं, रिलेशन को समझ जाते हैं, फंक्शन को समझ जाते हैं, तो हम बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, लाइक कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको, उसमें से कुछ फंक्शंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं।
और लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रेंज डोमेन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ये जो टॉपिक है ये हाफ तो मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, हाफ इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, और इसके ऊपर जो एल्जेब्रिक क्वेश्चंस बनेंगे वो मैंने पार्ट 2 में डिस्कस करने हैं। इसलिए पार्ट 1 को देखने के बाद आपने पार्ट 2 भी देखना होगा ताकि आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। हेलो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शंस को समझने के लिए हमें रिलेशंस को समझना पड़ेगा और रिलेशंस को समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी टू सेट्स का क्रॉस होता है, वेयर ए एंड बी आर एनी टू सेट्स बट दीज टू सेट्स मस्ट बी नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि इनके अंदर जो है, इन सेट्स के अंदर जो है एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर एनी टू सेट्स क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल ड्यूप्लेट एलिमेंट्स ए बी, यानी इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ए क्रॉस बी होगा एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर डुप्लेट्स आएंगे ए एंड बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये ए जो है एलिमेंट ये पहले सेट से आएगा और ये स्मॉल बी एलिमेंट है ये दूसरे सेट से आएगा। इसको फर्दर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। आप एक बार एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको फिर दोबारा डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन के लिए ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट है ए, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट ए बी सी हैं। ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस एलिमेंट का हम इन तीनों एलिमेंट्स के साथ क्रॉस करेंगे, देन फिर इसका हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, फिर इसका हम तीनों के साथ क्रॉस करेंगे। एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको इनके साथ लिखना है। जैसा कि हम एक रेक्टेंगुलर एरे अगर जब हमें मिलता है तो हम जो है वर्टिकल कॉलम्स को और हॉरिजॉन्टल रोज के साथ जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ उसी तरह का सिनारियो यहाँ पर है। तो ए क्रॉस बी इक्वल होगा 1a 1b 1c एंड देन 2a 2b 2c 3a 3b 3c। हमको टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर 9 मिलने वाले हैं। और ये जो 9 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी देखिए अपने आप में एक सेट है। ये ए क्रॉस बी जो सेट है इसमें जो डुप्लेट्स हमें मिले हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिले हैं, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से आए हुए हैं और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से आए हुए हैं। अगर हम बी क्रॉस ए निकालते हैं तो आपको ए क्रॉस बी जैसा सेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बी क्रॉस ए में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बी से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो ए से आएगा। अब आसानी से बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। आइए अब बात कर लेते हैं रिलेशन की। जैसा कि मैंने फर्स्ट पेज पर आपको बताया कि रिलेशन कुछ नहीं, सिर्फ ए क्रॉस बी का सबसेट होता है और ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें 2 to the power 9 के इक्वल जो है सबसेट्स बनेंगे और उन 2 to the power 9 सबसेट्स में से हर एक सेट एक रिलेशन कहा जा सकता है, यानी कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो है रिलेशन कहा जा सकता है। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस सबसेट, ये जो सबसेट जिसे हम रिलेशन कह रहे हैं, दिस सबसेट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग सम कंडीशंस ऑन ए क्रॉस बी। हाँ, हमें डिफरेंट सबसेट्स कैसे मिलेंगे? जब हम ए क्रॉस बी के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हमें ए क्रॉस बी से डिफरेंट सबसेट्स मिलेंगे। यस, एंड दीज सबसेट्स वुड बी कॉल्ड रिलेशंस। एग्जांपल देख लेते हैं। लेट आर बी और रिलेशन। देखिए मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। ए क्रॉस बी जो मैंने लिया है वो मैंने इसी एग्जाम्पल से लिया है। मैंने कोशिश करी है कि इस एक सिंगल एग्जाम्पल से मैं रिलेशन भी आपको समझा पाऊँ और इसी एग्जाम्पल से मैं आपको फंक्शन भी समझा पाऊँ। मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल के थ्रू दोनों चीज़ें समझाने की इस वीडियो में कोशिश की हुई है। और रिलेशन लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए इज अ इवन नंबर। अब देखिए ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स हैं, वो 9 एलिमेंट्स जो है ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर मैंने एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन है? कि ए इज अ इवन नंबर, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे, हमें एक ऐसा सबसेट चाहिए ए क्रॉस बी का जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है इवन नंबर हो, फर्स्ट एलिमेंट जो है इवन नंबर हो। तो देखिए ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट्स इस सेट में नहीं आ पाएंगे, इस रिलेशन वाले सेट में ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट्स नहीं आ पाएंगे। सिर्फ 2a 2b और 2c
ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो हमारे रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा जो रिलेशन है उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, हमारे रिलेशन की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन का सेट बिल्डर फॉर्म क्या है कि हमारे रिलेशन में ए और बी जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो ए है स्मॉल ए वो सेट ए से आएगा, जो स्मॉल बी है वो सेट बी से आएगा। खैर ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन है, क्योंकि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो रिलेशन की कैसे बात कर सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई होनी ही होगी। तो ए और बी जो है, ए सेट ए कैपिटल ए से बिलोंग करता है, बी जो है स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग करता है, एंड ए इज इवन। ये कंडीशन हमने लगाई है कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कि ए जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो इवन होना चाहिए। तो हमारे पास जो सेट मिलता है उसमें हमें ये 3 एलिमेंट्स मिलते हैं और 6 एलिमेंट्स हमारे को ए क्रॉस बी के स्किप करने पड़ेंगे। बट दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब देखिए, मैं रिलेशन मैंने आपको समझाया सबसेट की हेल्प से, सबसेट के कॉन्सेप्ट को लाते हुए। अब यहाँ पर मैं स्विच कर रहा हूँ फंक्शन की ओर। अब ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन क्यों नहीं है? अभी मैंने फंक्शन की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे बताई हुई है, तो आपको और बेटर समझ में आएगा, थोड़ा वेट कीजिए। बट दिस रिलेशन दिस इज द रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, वन ऑफ द रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, बट दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन एज, क्योंकि प्री इमेज इज गेटिंग रिपीटेड। देखिए, इस इमेज की प्री इमेज 2 है, इसकी भी प्री इमेज 2 है, इसकी भी प्री इमेज 2 है। यहाँ पर आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, और ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट करता है। फंक्शन की डेफिनेशन यह है कि ए क्रॉस बी के वो सभी रिलेशंस फंक्शंस कहलाएंगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट हों। आप चाहे इसको रिपीट करके दोबारा सुन लीजिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो आइए, हमने सेट्स के बारे में जो है सेट्स के वीडियोस में सीखा, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी समझा, देन हमने रिलेशंस क्या होते हैं ये समझा, और फंक्शंस के बारे में जस्ट अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन इज अ रिलेशन, एक फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है और सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने ऐसे क्यों बोला? देखिए, अगर फंक्शन रिलेशन है तो रिलेशन तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना। अगर फंक्शन रिलेशन है तो रिलेशन तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी कि फंक्शन भी ए क्रॉस बी का सबसेट ही है। ए फंक्शन इज अ रिलेशन और सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सच दैट प्री इमेज ऑफ ड्यूप्लेट्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो प्री इमेज है, फर्स्ट एलिमेंट है, इज नॉट रिपीटेड। यानी हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन है। तो अगर ए क्रॉस बी का हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो फिर वो रिलेशन जो है फंक्शन भी कहलाएगा। अ फंक्शन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग सम कंडीशंस ऑन ए क्रॉस बी सेट। जो हमारे पास ए क्रॉस बी सेट है, जो हमारे पास ए क्रॉस बी सेट है, उस पर कंडीशन लगा के हम रिलेशंस ऑब्टेन करते हैं। उस ए क्रॉस बी सेट पर हम रिलेशन लगा के फंक्शन भी ऑब्टेन करते हैं। और कुछ नई बात नहीं कही मैंने, क्योंकि अगर हम ए क्रॉस बी पर कंडीशन लगा के फंक्शन ऑब्टेन कर रहे हैं तो फंक्शन अपने आप में एक रिलेशन है। कहीं ना कहीं हम ए क्रॉस बी पर कंडीशन लगा के रिलेशन ही ऑब्टेन कर रहे हैं, बट ये रिलेशन जो होगा अगर उसमें डिस्टिंक्ट प्री इमेज होंगी तो उसको हम फंक्शन भी बोल देंगे। तो अ फंक्शन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग सम कंडीशंस ऑन ए क्रॉस बी सेट। तो अब देखिए, दोबारा वही एग्जांपल है, इस बार मैंने कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी है। अब जो मैंने कंडीशन लगाई है उस कंडीशन से मेरे को ए क्रॉस बी से जो सबसेट मिलने वाला है, ए क्रॉस बी से जो मेरे को रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन फंक्शन भी होगा। देखते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन ए टू बी। ये रिलेशन ए टू बी है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से आएगा। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होने वाला है ना, तो ए टू बी है। ए इज द पोजिशनल नंबर ऑफ बी। अब इस ए और बी को समझिए क्या है। ये ए और बी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं। ए और बी को मिला के ऑर्डर पेयर बनता है ना, तो ए इज द पोजिशनल नंबर ऑफ बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो ए है वो पोजिशनल नंबर होगा ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का। आर जो है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर जो कंडीशन लगा के हमारी बनी है वो ये है कि आर किस प्रकार का है। आर इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट A belongs to capital A, B belongs to capital B and A is the positional number of B। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को जब हम रोस्टर फॉर्म में लाते हैं और A क्रॉस B को हम जो है
अपना रेफरेंस मान रहे हैं, तो हमारे को जो रिलेशन मिलता है, पहले हम रिलेशन की बात करेंगे ना। सबसेट मिला है हमें ए क्रॉस बी का। उस रिलेशन में देखिए ए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए का पोजिशनल नंबर क्या है 1 है, बी का क्या है 2 है, सी का क्या है 3 है, और ये ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, तो ये रिलेशन है। बट इस रिलेशन में आप देख सकते हैं कि प्री इमेज डिस्टिंक्ट है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन भी है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है और उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने रिलेशन भी समझाने की कोशिश की है, फंक्शन भी समझाने की कोशिश की है, और ए क्रॉस बी को भी इटसेल्फ मैंने इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन एज pre-image values in all duplets is distinct और यूनिक। आइए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस को समझने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस की। एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस इन विच एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स are related to each other by an algebraic relation। मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर्स में स्मॉल a और स्मॉल b हैं वो कुछ एल्जेब्रिकली रिलेटेड है एक दूसरे से, यानी उनके बीच में एक एल्जेब्रिक रिलेशन है। जैसे कि अभी जो मैंने रिलेशन बनाया था 1a 1b 1c, वो एल्जेब्रिक रिलेशन नहीं था, वो एक लॉजिकल रिलेशन था। इसलिए वो फंक्शन तो था बट वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं था। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या होना चाहिए कि जो ए और बी हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में एल्जेब्रिक रिलेशन होना चाहिए। तो अभी मैंने इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स लिए हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस के, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एल्जेब्रिक रिलेशन से मेरा क्या मीनिंग है। y इक्वल टू एफ एक्स, कुछ इस प्रकार का रिलेशन अगर ऑर्डर्ड पेयर के बीच में है तो वो फंक्शन जो है एल्जेब्रिक रिलेशन कहलाएगा। सच दैट एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये जो x है और ये जो y है, ये फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और इनके बीच में एक एल्जेब्रिक रिलेशन अगर है तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। सम एल्जेब्रिक फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं कांस्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। फिलहाल मैंने इस वीडियो में ये 5 फंक्शंस डिस्कस किए हुए हैं। इनकी डेफिनेशंस, इनकी एल्जेब्रिक फॉर्म और इनके ग्राफ्स, ये मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से कवर किए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सम एल्जेब्रिक फंक्शंस, देखिए पहला जो है कांस्टेंट फंक्शन, उसका जो फॉर्म है, जो एल्जेब्रिक फॉर्म है, जो डेफिनेशन है वो ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू वाई। मीन्स आपका जो y है, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट है, वो कुछ इस तरह के फंक्शन से आएगा, कुछ इस तरीके के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आएगा कि x आप कुछ भी रख लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट आप कुछ भी रख लीजिए, आपको y जो है 3 मिलने वाला है। इसको अभी आप जो है, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा आपको और अच्छा ये तब समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा तब। जो सेकंड फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? ये मॉडुलस फंक्शन की एल्जेब्रिक डेफिनेशन है। ये मैंने इसका जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में उसका डेफिनेशन है, सिंबॉलिक फॉर्म में। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई x अगर आपका इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, x अगर आपका होल नंबर में है, तो जो आपका x है वही आपका y है। y इक्वल होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ एक्स एक फंक्शन में x की वैल्यू रखने पर आपको जो y मिलने वाला है वो x के इक्वल है। लेकिन अगर आपका जो x है वो इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 है, तब की कंडीशन है ये। और अगर आपका x लेस देन 0 है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू रखी, तो आपको y कैसा मिलने वाला है? उस नेगेटिव वैल्यू का भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू का अगर आप नेगेटिव करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। फेस वैल्यू सेम रहेगी, बस उस नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाने वाला है। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस फंक्शन को, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तीसरा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए पूरी वीडियो को देखिएगा, मैंने वीडियो में आगे जो है इनके ग्राफ्स भी बनाए हुए हैं, और ग्राफ्स को जब मैं डिस्कस करूंगा तब इनकी डेफिनेशंस को आप और अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि आप ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर इस फंक्शन में रखते हैं तो आपको ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। किस तरीके से कि जो फर्स्ट एलिमेंट है
वो आपने यहाँ पर रखा, तो आपको जो y मिला वो भी फर्स्ट एलिमेंट ही मिला, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम होंगे। फंक्शन किस तरह का है, y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू एक्स, यानी आपका जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल है। इसको हम y इजिकल टू एक्स की फॉर्म में भी लिखते हैं। फिर है हमारा द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन है, ये इंटरेस्टिंग फंक्शन है बहुत। देख लीजिए, इसका ग्राफ देखेंगे आप, बहुत ही सिंपल इसका ग्राफ बनता है, y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू दिस वन। ये फंक्शन क्या कहते हैं कि भाई आप x की वैल्यूज अगर यहाँ पर रखते हैं, कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, x ग्रेटर देन जीरो है, तो आपका जो y वैल्यू होगा वो 1 होगा। अब जीरो से बड़ा तो जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पॉइंट के नंबर्स भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स सब अगर आप यहाँ पर आप रखते हैं और वो जो है ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट बनेंगे, तो सेकंड एलिमेंट कौन बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का, 1। सेकंड एलिमेंट आपका 1 बनेगा अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है ग्रेटर देन जीरो है। मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूँ। अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट जीरो है तो आपका सेकंड एलिमेंट जीरो रहेगा। अगर आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो में तो वो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो लेस देन जीरो है, लेकिन आपको जो y की वैल्यू है वो -1 मिलने वाली है। नेक्स्ट है आपका y इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये ईजी ही है, बस ये थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए तो इसमें मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लिए हुए हैं। देखिए, एक तो इसको याद करने का तरीका समझिए कि किस तरीके से आप जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए, -2 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन -1, आपने इस तरीके से करा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 बढ़ाना है, आपने 2 मतलब 2 इंक्रीज करना है यहाँ पे और इस वैल्यू को रिपीट करना है। फिर यहाँ से 2 आपने इसको बढ़ाना है और इस वैल्यू को आपने रिपीट करना है। फिर यहाँ से आपने 2 यहाँ पे बढ़ाना है और इस वैल्यू को यहाँ पे रिपीट करना है। इस तरीके से फिर आपने इस यहाँ से 2 इसको ग्रेटर करना है। देखिए 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा और फिर इसको आपने यहाँ पे रिपीट करना है। इस तरीके से तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। बीच में आपने x रखना है। यहाँ पर आपका x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का, और यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। और जो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी वही आपने यहाँ पे रिपीट करनी है। अब ये तो मैंने पैटर्न के थ्रू बताया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी। ये तो उसको लिखने का तरीका, उसको कैसे हम पैटर्न समझ के उसको लिख सकते हैं, ये है। अब इसकी डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन ये कह रही है कि भाई अगर आपकी x की वैल्यू 2 के इक्वल है, 2 से ग्रेटर है, -2 से, सॉरी, -2 के इक्वल है, -2 से ग्रेटर है और -1 से लेस है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएंगी, -1.5, -1.6, इस तरह की वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। तो और -2 और -1 के बीच में कितनी आपके पास नंबर्स हो सकते हैं। आपने अपनी एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल की क्लासेस में सीखा हुआ है कि 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, -2 और -1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लेकिन आप उन इनफाइनाइट नंबर में से कोई भी अगर आपका x वैल्यू है, x की फॉर्म में, अगर आप -2 और -1 के बीच का कोई भी नंबर अगर x की फॉर्म में यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको -2 वैल्यू y की फॉर्म में लिखनी है। इट मीन्स x जो वैल्यू है उससे आपको ऐसा इंटीजर लिखना है जो उससे ग्रेटर ना हो, उससे छोटा हो। -1.5 से छोटा नंबर जो इंटीजर हो और उससे छोटा हो वो -2 है, क्योंकि अगर आप -1 लेंगे या और 0, 1 राइट हैंड साइड में जाएंगे नंबर लाइन पे, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेंगे, बड़े इंटीजर मिलेंगे। आपने x की जो वैल्यू है, जो भी रियल वैल्यू x की है, उससे आपने छोटा इंटीजर लेना है। तो -1.5 से जो छोटा इंटीजर होगा वो -2। इसी तरीके से -1 और 0 के बीच की अगर कोई वैल्यू है, कोई भी रियल वैल्यू अगर है और वो आपने इस फंक्शन में रखी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो उस वैल्यू से, उस रियल वैल्यू से जो छोटा इंटीजर होगा बिल्कुल पास में ही, वो वैल्यू यहाँ पर आने वाली। जैसे कि अगर यहाँ पर कौन सी वैल्यू जाएंगी, माइनस में 0.4, माइनस में देखिए 0 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो -1 और 0 के बीच के नंबर्स आएंगे, -0.2, ये सब नंबर आएंगे। तो आप इसको
अब -0.2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 इंटीजर्स हैं। -0.2 के राइट हैंड साइड में 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, और -1 जो है 0 से छोटा है। यानी आपने कोशिश करनी है, बेसिक यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है, इसका मीनिंग यह है कि आपको जो वैल्यू रियल वैल्यू यहाँ पे है उससे छोटा इंटीजर लेना है, जो उसके आसपास छोटा इंटीजर हो। तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, -1 आएगी यहाँ पर। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए मैंने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझाने में यहाँ पर बहुत टाइम लगाया, क्योंकि अगर आप फंक्शंस को समझ पा रहे हैं तो आप उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं समझ पा रहे तो फिर उनके डोमेन, उनके रेंज, कोडोमेन की बात आप कर ही नहीं सकते हैं। आइए ग्राफ्स देख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन मैंने डिस्कस करा था उसका ग्राफ ये है कि भाई एक्स की वैल्यू आप -1 रखें, -2 रखें, एक्स एक्सिस की कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, आपको वाई की वैल्यू फिक्स है कि 3 मिलने वाली है। एफ एक्स की जगह पे -1 रखेंगे तो भी आपको 3 वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव में, -2 पे भी, 1 पे भी, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यूज रखिए फंक्शन में, आपको y 3 मिलने वाला है, इसलिए तो कांस्टेंट फंक्शन है। अब दिस इज द फंक्शन फ्रॉम R टू R। R टू R का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। इसमें जो आपका A क्रॉस B है, ये R टू R का मीनिंग है A टू B। जो आप मतलब ये जो फंक्शन है ये किसी A क्रॉस B का सबसेट होगा ना, वो जो A क्रॉस B है जिसका ये सबसेट है वो है आपका R क्रॉस R, यानी A की जगह पे रियल नंबर से, B की जगह पे भी रियल नंबर से, उसका क्रॉस आप अगर आप करेंगे जो आपको ड्यूप्लेट का सेट मिलेगा उसका सबसेट है ये। अब इस पे कंडीशन क्या लगाई है आपने R क्रॉस R पे, कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फिक्स है कि 3 है। फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी हो, सेकंड एलिमेंट आपका 3 फिक्स है। तो अ सबसेट ऑफ R क्रॉस R है ये, सच दैट AB इज एन ऑर्डर्ड पेयर। और इस R क्रॉस R में आपको R क्रॉस R का ये ऐसा सबसेट है कि आपको इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाले हैं कि A बिलोंग करेगा आपका R से, यानी कोई भी रियल नंबर आप X की जगह पे रख सकते हैं, लेकिन जो B है, जो Y वैल्यू है वो फिक्स है कि 3 रहने वाली है। डोमेन क्या होगा? डोमेन है कि भाई X की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। किसी फंक्शन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ फंक्शन इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो आप देखिए जो हमें यहाँ पर सेट मिलने वाला है ऑर्डर्ड पेयर्स का, जो कि हमारे फंक्शन है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे तो हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी हमारा डोमेन क्या है? हमारा जो डोमेन है वो रियल नंबर से, हमारा डोमेन क्या है? रियल नंबर से। और हमारा रेंज क्या है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ दैट फंक्शन। देखिए मैंने डोमेन और रेंज की जो डेफिनेशन बनाई है इजी से इजी करने की मैंने यहाँ पर कोशिश करी है। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए फंक्शन इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। तो अभी जो हमारा ये कांस्टेंट फंक्शन है इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या है? द सेट दिस, एक ही एलिमेंट है हमारे रेंज वाले सेट में, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें सेकंड एलिमेंट तो फिक्स है ना, 3। इट इज क्लियर हो रहा है, ये क्लियर है कि डोमेन ये है और रेंज ये है। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x। इसका डेफिनेशन ये बनता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ x इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, यानी कि x अगर पॉजिटिव है, 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू x रहने वाली है, यानी कि जो आप फंक्शन में वैल्यू रखेंगे वही आपका y रहने वाला है। इफ x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है, तो आपने उसका नेगेटिव कर देना। ये मैंने जब वहाँ पे फंक्शन लिखे थे ना, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए अगर आप 1 रखेंगे, पॉजिटिव है ना, ये इस रेंज में है, तो आपको जो x रखेंगे वही आपको y मिलेगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा आपका 1 1। अगर आप यहाँ पर 1.5 रखते हैं तो आपको 1.5 पॉजिटिव में मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2, तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा इस वाले पोर्शन के लिए। अब इस वाले पोर्शन की बात करते हैं। आपने अगर x नेगेटिव रखा तो उस नेगेटिव का भी नेगेटिव होने वाला है, यानी x जो नेगेटिव वैल्यू आपने ली है उसकी भी नेगेटिव हो जाएगी फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने -1 लिया, -1 का नेगेटिव करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि -1 अगर x है तो y आपका +1 है, अगर -2 आपका x है तो y आपका +2 है। तो इस तरह का मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा। डोमेन क्या होगी? देखिए आप फ्री हैं, आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। और रेंज क्या है?
आपको जो भी एक्स की वैल्यू आप रख रहे हैं रियल वैल्यूज, उसका आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, यानी कि हमारी जो रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर्स है। आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी बहुत ही ईजी फंक्शन है। y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो आप x रखेंगे वही आपका y वैल्यू भी होने वाला है, x इज इक्वल टू वाई। डोमेन आपका रियल नंबर, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, और जो आप रियल वैल्यू रखेंगे वही आपकी रेंज भी है, यानी कि रेंज भी रियल नंबर है आपका। तो यानी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपका रियल नंबर होने वाला है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी आपका रियल नंबर होने वाला है। एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और जो वैल्यू आप एक्स की रखेंगे वही आपको वाई में भी मिलने वाली है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आपका डोमेन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आपका रेंज है। अब देखते हैं सिग्नम फंक्शन। देखिए बड़ा प्यारा फंक्शन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। डोमेन और रेंज की बात करते हैं पहले। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या कहता है। सिग्नम फंक्शन की जो भी हमने डेफिनेशन देखी थी, क्या कहती थी कि भाई अगर आप x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है कोई सी भी तो फिक्स है कि y की वैल्यू 1 है। x ग्रेटर देन 0 y आपका 1, x लेस देन, अगर आपने x की कोई वैल्यू नेगेटिव में ली तो y की वैल्यू आपकी -1, पॉजिटिव ली तो +1, 0 ली तो 0। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये देखिए ओपन करा हुआ है यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे मैंने डार्क नहीं करा हुआ, क्यों? क्योंकि 0 पर वैल्यू 1 नहीं है, 0 पर वैल्यू 0 है, 0 पर आपकी -1 भी नहीं है, 0 पर 0 है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज 1 में, और थोड़ा सा नेगेटिव जाएंगे, x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लें, y की वैल्यू -1, थोड़ी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे रियल नंबर में, आपको y की वैल्यू 1। तो देखिए y में तो सिर्फ हमें या तो 1 मिल रहा है, या -1 मिल रहा है, या 0 मिल रहा है, और x में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसलिए डोमेन इसका रियल नंबर हो गया, रेंज इसका -1, 0 और 1 का सेट हो गया। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैंने अभी इसको समझाने में काफ़ी टाइम लगाया था, 2 से 3 मिनट इसी फंक्शन को समझाने में लगाए थे। लास्ट में दोबारा ये फंक्शन यहाँ पर आया है ग्राफ की, क्योंकि इसका ग्राफ मेरे को यहाँ पर ड्रॉ करना था। तो देखिए मैं दोबारा इस पर जो है 2 से 3 मिनट लगा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी एल्जेब्रिक डेफिनेशन है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है, और ये इसकी स्टेटमेंट है। क्या कहता है कि इफ़, अगर आपने डोमेन में x वैल्यू भी एनी रियल नंबर रख दी, डोमेन में अगर आपने x की जगह कोई भी रियल वैल्यू अगर रखी है, रियल नंबर, देन दिस सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज एन इंटीजर। ये फंक्शन आपको एक ऐसा इंटीजर देगा नॉट एक्सीडिंग 1, जो आपका डोमेन वैल्यू है, जो भी आपकी प्री इमेज है वो रियल नंबर है, वो रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जो भी वो वैल्यू है, आपने एक उसकी जगह पर y वैल्यू ऐसे लेनी है कि आपको एक ऐसा इंटीजर मिले नॉट एक्सीडिंग 1, सॉरी नॉट एक्सीडिंग दिस वैल्यू। देखिए अगर x आपका कोई रियल नंबर है तो इस रियल नंबर से एक्सीडिंग इंटीजर आपके पास नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वैल्यू मैंने -1.5 बोली, -1.5 से एक्सीडिंग जो इंटीजर है, उससे बड़ा जो इंटीजर है वो -1 है। -1.5 से, -1.5 के राइट हैंड साइड में है ना -1, नंबर लाइन में राइट हैंड साइड के नंबर्स बड़े होते हैं, तो -1.5 से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तभी तो इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यानी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को नहीं लेना, उससे छोटे वाले को लेना है। तो -1.5 से जो ग्रेटेस्ट है वो है आपका -1, उसको नहीं लेना। तो -1.5 से राइट हैंड साइड में तो -1 है, उसको लेना नहीं है आपको, तो फिर आपने किसको लेना है? उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर है, जो उससे जस्ट छोटा है, जस्ट -1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? -2 है। इसी तरीके से यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए राइट हैंड साइड में इंटीजर ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर ये होगा, ये ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आपने इससे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इससे बड़ा जो इंटीजर वो लेना नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन यही कहते हैं कि इफ़ एक्स बी एनी रियल नंबर देन द फंक्शन इज एन इंटीजर। आपको एक ऐसा इंटीजर देगा नॉट एक्सीडिंग एक्स, उससे बड़ा इंटीजर नहीं होना चाहिए, उससे छोटा इंटीजर आपको लेना है, जस्ट उससे छोटा जो इंटीजर है। तो अब अगर इस रेंज में आते हैं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव में 0.7, 0.8 इस तरीके के नंबर्स मिलेंगे, 0 से बराबर और उससे बड़े हैं ना, 1 से छोटे हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1, आपको ये लेना नहीं है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? 0, वो आपने लेना है। तो इस रेंज में कोई भी नंबर आ जाए, ये रेंज है, एक रेंज सेट हो गया है।
अगर आपने सेट का वीडियो देखा है तो आपने सेट्स की अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया तो ये एक रेंज बताता है। इस रेंज में कोई भी रियल नंबर आ जाए उसके लिए आपकी वैल्यू फिक्स है -2 होगी। तो देखिए ग्राफ कैसा है कि अगर वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है तो इस रेंज में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। देखिए 0 और ये जो रेंज है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, इस रेंज में तो यही है ना। इसमें खुद ये 0 है, ये बना हुआ है, ये ग्राफ ही बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है कि भाई 0 से बड़े नंबर्स और 1 से छोटे नंबर्स के लिए आपको वैल्यू 0 ही रहने वाली है। देखिए ना ये वाली रेंज जो है वो ये रही। और 1 से बड़े और 2 से छोटे, 1 के इक्वल और उससे बड़े और 2 से छोटे, इस रेंज में आपकी वैल्यू क्या रहने वाली है +1, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, ये तो लेना नहीं। यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं उससे एक्सीडिंग वाला इंटीजर आपको लेना नहीं है, मना करा हुआ है। तो उससे पहले वाला इंटीजर तो 1 बटेगा, तो 1 के लिए भी ये होगा, 1.2 के लिए भी यही होने वाला है। इस तरीके से 2 के लिए ये नहीं रहेगा। 2 के लिए क्यों नहीं, क्योंकि 2 और 3 2 के इक्वल और उससे बड़े, इस रेंज के लिए आपकी वैल्यू जो आने वाली है वो 1 नहीं है, 2 के लिए 2 है, 1 के लिए 1 है। ठीक है ना, 1 के लिए 1 है, -1 के लिए -1 है, +1 के लिए +1 है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है, बड़ा प्यारा ग्राफ आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 1 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 जो है उसमें हम कुछ एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे, डोमेन और रेंज निकालेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस के, जिसमें हम कुछ जो है 4-5 क्वेश्चंस लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश रहेगी। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।